नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एजे शिखर में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इसी पुराने टॉपिक पे फिर से मेंशन करने वाले हैं, जो कि मैंने अपनी नेक्स्ट क्लास में सेकंड वीडियो में मैंने क्वाइट किया था, जो कि जिसमें मैंने दो टाइप ऑफ सेंटेंस को मैंने बताया था। जिसमें मैंने बताया था पहला असर्टिव सेंटेंस और दूसरा हमारा कौन सा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम उसी तीसरे पॉइंट पे आने वाले हैं, जो कि हमारा कौन सा है, इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, आज्ञा सूचक वाक्य। ये सेंटेंस इस प्रकार का होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस में आज्ञा, विनती, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव, निषेध आदि बातों का होना पाया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो पूरा का पूरा इस सेंटेंस का सेंस होता है, उसमें या फिर आज्ञा दी जाएगी, या फिर विनती किया जाएगा, या फिर किसी भी व्यक्ति को सलाह दिया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा, या फिर प्रस्ताव दिया जाएगा, या फिर किसी भी बात को करने से मना कर दिया जाएगा, जिसे कि क्या कहा जाता है, निषेध करना। निषेध करने का मतलब होता है मना कर देना आदि। ऐसी जो पूरी की पूरी बातें होती हैं, वो हमारी किस कैटेगरी में रखी जाती हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में रखी जाती हैं। तो एग्जाम्पल इसका है हमारा, एक ग्लांस करने के लिए सिर्फ अभी ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। गो हियर कह दिया गया, गो हियर, यहां से जाओ। तो ये जो सेंटेंस है पूरी तरह से क्या है, इंपरेटिव। बट ये इसका जो सेंस कैसा दे रहा है, आज्ञा देना, ये ऑर्डर है। ऑर्डर दे रहा है। लेकिन अभी सेंटेंस को सिर्फ इतना ही समझना है कि सेंटेंस ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन से ही हमें नहीं पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ऐसी बातें होती हैं। अभी तक आपने मैंने जो भी सेंटेंस पढ़ा उसमें क्या थे, सब्जेक्ट आते थे। लेकिन ये इस टाइप का सेंटेंस होता है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होते हुए बट उसके बावजूद भी सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा छिपा हुआ होता है। लेकिन वो सब्जेक्ट होता है तो कौन होता है, सब्जेक्ट छिपा होता है तो कौन सा, हमें वही जानना है। नंबर दो है इसका, इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा हुआ होता है। यू छिपा होने का मतलब इस प्रकार के सेंटेंस में कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट ना होने के बावजूद भी उसमें क्या होता है, यू, जो कि क्या होता है, पूरी तरह से छिपा हुआ होता है। नेक्स्ट मैंने बताया कि ये सेंटेंस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। लेकिन ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में जाने के लिए, जिसमें ये सभी शर्तों को लागू किया जाएगा। उसके बावजूद में सब्जेक्ट नहीं होगा हमारा, बट उसके बावजूद भी सब्जेक्ट हमारा यू होगा। और ये जो सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होंगे किससे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। अब इसके जो मैंने बताया था पार्ट कितने होते हैं, दो होते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस का पहला हमारा सिंपल इंपरेटिव,
और दूसरा है हमारा लेट इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए, सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस, जो सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस मैंने लिखा है, ये पूरा का पूरा ये दोनों जो रूल है पूरा इसी पे डिपेंड करते हैं। ये जो सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस है वो हमारा फॉलो किस पे करेगा, इन दोनों रूलों पे फॉलो करेगा हमारा। जो यू है, ये इनका जो अर्थ होगा, यू का हमेशा दो अर्थ निकलता है। एक तो पहला हमारा कौन सा होगा, तुम होगा, और जो दूसरा होगा कौन सा होगा, वो आप होगा। जब यहाँ पर आज्ञा दी जाएगी और उसके बाद में सलाह दिया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा, या फिर कोई भी चीज करने के लिए मना कर दिया जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, यू का अर्थ तुम होता है। लेकिन जब वहीं पर कहीं पर क्या किया जाता है, विनती की जाएगी, तो वहां पर यू का जो अर्थ होगा क्या होगा, आप होगा। तो यू के दो सेंस होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, नहीं तो हमेशा आप बार बार यू को आप तुम ही नहीं समझना है हमें। अगर हम हमेशा यू को तुम ही समझेंगे तो विनती का जो हमारा सेंटेंस होगा, आई मीन रिक्वेस्ट इस सेंटेंस में की जाएगी, तो वहां पे उसका जो अर्थ हो जाएगा क्या होगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो पहला है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें मैंने बताया कि क्या दिया जाता है। इंपरेटिव पहला वाला है सिंपल ऑर्डर, आज्ञा दी जाएगी, उसके बाद में क्या दिया जाएगा हमारा, रिक्वेस्ट, विनती की जाएगी, विनती करना, आज्ञा देना, एडवाइस, सलाह देना, सजेस्ट, सुझाव लेना, उसके बाद में प्रोहिबिशन, आई मीन निषेध, निषेध। ये इतने जो पॉइंट्स होते हैं ये सिंपल में अधिकांशतः दिखते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं कि सिंपल में ही दिखते हैं, ये हमारे लेट वाले सेंटेंस में भी दिखेगा। तो बस इतने जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अधिकांशतः जो सेंटेंस हमारे स्टार्ट होंगे इंपरेटिव किससे स्टार्ट होंगे, पूरी तरह से वो ऑर्डर से, रिक्वेस्ट से, एडवाइस से, सजेस्ट से और प्रोहिबिशन से। कभी कभी हमारा और क्या जाता है, प्रपोज। प्रपोज का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव, प्रस्ताव देना। ये हमारे जितने भी मैंने वर्ब्स लिखी ये सभी किसके अकॉर्डिंग में आती है, रिलेटेड किससे होती है, इंपरेटिव सेंटेंस के रिलेटेड में होती है। अब आइए हम जानते हैं सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके एग्जाम्पल्स के बारे में, क्योंकि एग्जाम्पल ही सबसे मस्ट होता है। अगर एग्जाम्पल हमारा सबसे मेन अगर आप पहचान ले जाते हैं तो सेंटेंस को लिखने में या फिर उसको ट्रांसलेट करने में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। एग्जाम्पल है इसका, किताब खोलो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट ना होने के बावजूद भी यू हमेशा क्या होता है, छिपा हुआ होता है। और दूसरी बात, जब इसको ट्रांसलेट करते हैं या फिर इसके पहचानने का तरीका हमारा कौन सा होता है कि ये सेंटेंस हमेशा कैसी होती है इंग्लिश वाले में, सेंटेंस में, कि ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है। तो किताब खोलो, इसमें जो वर्ब है हमारी कौन सी है, खोलना। ये खोलना हमारी क्या वर्ब है। अब वर्ब खोलना किस मीन्स होता है, ओपन करना मीन्स होता है। तो क्या हो जाएगा, ओपन द बुक, क्योंकि किसको खोलने की बात कही जा रही है, बुक को खोलने की बात कही जा रही है। और इस सेंटेंस का जो सेंस है कैसा है, ऑर्डर दिया जा रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो सेंस निकलेगा कौन सा निकलेगा कि किताब खोलो, इसका मतलब तुम्हें कहा गया है, किताब खोलने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, प्लीज
गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, कि प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ध्यान रखने बातें हैं ये पूरी तरह से है, यदि किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्लीज लगा हो या फिर काइंडली लगा होता है, तो जो पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, जो सेंस देता है, किसका हमेशा देता है, वो रिक्वेस्ट का देता है। रिक्वेस्ट, इसमें क्या की गई है, विनती की गई है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फॉलो द रूल्स ऑफ रोड। कहा गया है कि फॉलो द रूल्स ऑफ रोड, सड़क के नियमों का पालन करो। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें सुझाव दिया गया है, आई मीन एडवाइस, इसमें एडवाइस दी गई है। फिर चौथा है हमारा, कह दिया गया डू नॉट वॉन्डर इन द सनशाइन, डू नॉट वॉन्डर इन द सनशाइन, धूप में मत टहलो। तो इसमें जो पूरी की पूरी बात कहेगी, क्योंकि डू नॉट और या फिर नेवर, ये दो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। डू नॉट और या नेवर अगर आ जाता है कि नेवर टेल अ लाई, ये जो नेवर और डू नॉट से स्टार्ट होंगे, इस प्रकार के दोनों सेंटेंस हमेशा कैसे होते हैं, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। और ये दोनों सेंटेंस में हमेशा एक ही बातों को हमेशा इंडिकेट किया जाएगा, कौन सा, प्रोहिबिशन, आई मीन निषेध करने वाली बात है। इसमें जो भी बात कही जाएगी उसको करने से मना कर दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार के जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं आपके सामने, ये पूरे के पूरे जो एग्जाम्पल्स हैं, पूरी तरह से क्लियर होता है कि इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, और ये सेंटेंस पूरी तरह से जो स्टार्ट है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही हमेशा स्टार्ट है। आप देख रहे होंगे, अगर निगेटिव होता है तो उसमें डू नॉट या नेवर पहले आता है, बट उसके आफ्टर बाद में क्या आता है, हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वंडर और टेल हमारा निगेटिव वाले सेंटेंस में बाद में आया हुआ है, निगेटिव वर्ड के। तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस होता है कैसा होता है हमारा, ये सिंपल इंपरेटिव की कैटेगरी में आता है ये। अब नेक्स्ट हमारा जो है कौन सा, लेट इंपरेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस को पहचानना ही मेरे इसको पढ़ाने का पूरा मेरा थीम है। अगर आप सेंटेंस को पहचान ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा वो, क्योंकि आगे आपको पूरी की पूरी तरह से जो आपके चैप्टर्स हैं, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे वो इंटरमीडिएट का हो, पूरी तरह से वो हमारे सेंटेंस पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि वो नरेशन हो या फिर वो हमारा एक्टिव या पैसिव वॉइस या ट्रांसफॉर्मेशन हो, पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस को पहचानने पे डिपेंड करेगा। या सैंतीस हो, एनीवे कोई भी चैप्टर होता है हमारा, वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा, सिर्फ आपको सेंटेंस को फैमिलियर करना है। तो फैमिलियर अगर आप हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा आपके पढ़ने के लिए आगे। दूसरा है हमारा कौन सा, लेट इंपरेटिव सेंटेंस। ये वाक्य हमेशा लेट प्लस तथा इन वाक्यों में सब्जेक्ट छिपा हुआ नहीं रहता है। चलिए, कहा गया कि लेट इंपरेटिव सेंटेंस
ये जो लेट इंपरेटिव सेंटेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं पहचान पाते हैं, उनको अधिकांशता मिलता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ऐसी बात नहीं होती, सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो लेट वाला इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हमारे दिए गए होते हैं। तो वो जो मैंने लिखा है कि ऐसे वाक्य जो हमेशा लेट प्लस प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस से प्रारंभ होते हैं, कि ऐसे वाक्य जो कि हमेशा किससे प्रारंभ होते हैं, लेट, उसके बाद में हमेशा क्या आएगा, प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि और इन वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है कभी भी क्या नहीं होता है, छिपा हुआ नहीं होता है, क्योंकि जब लेट के बाद में हमेशा जो भी केस आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, वही क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो जैसे, और ये आएंगे कैसे, लेट मी, लेट अस, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट यू। ये जो होते हैं, ये जितने भी मैंने लिखे हैं, लेट मी, लेट अस, लेट हिम, लेट हर, लेट देम और लेट यू, ये टोटल इंपरेटिव सेंटेंस अगर कहीं पर भी स्टार्ट होता है, लिखा हुआ होता है, तो अगर उसको लिखा भी जाता है तो हमेशा वो कैसे लिखा जाता है कि लेट मी, कि लेट के साथ हमेशा जो प्रोनाउन का, जो प्रोनाउंस आएंगे हमारे क्या होंगे, हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे, वो और किसी भी अन्य केस में नहीं होंगे। यदि आप किसी अन्य केस में देखते हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस क्या पूरी तरह से हमारा गलत माना जाता है, आई मीन गलत रहेगा वो। तो ध्यान रखिएगा कि लेट के बाद हमेशा जो भी प्रोनाउन आएंगे वो हमेशा किस केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, कह दिया गया, लेट मी, let me watch the टीवी, कहें कि लेट मी वॉच द टीवी, मुझे टीवी देखने दो, या फिर मुझे टीवी देखने दीजिए। तो ये जो पूरा का पूरा, अब यहाँ पे मुझे सेंटेंस आया, यहाँ पे आप या तुम वाली कोई भी हमारे इसमें बातें नहीं आ रही हैं। अब नेक्स्ट दूसरा है हमारा, लेट अस गो टू स्कूल, लेट अस गो टू स्कूल। अब लेट अस गो टू स्कूल, यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस मी था पहले वाले में, और दूसरे वाले हमारा कौन सा है, अस है। तो लेट अस गो टू स्कूल, इसका अर्थ हो जाएगा स्कूल चलिए, या फिर हमें स्कूल जाने दो। तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस होगा कैसा होगा, हमेशा लेट के पास क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के आएंगे। तो जो मैंने पढ़ा आपका क्या इंपरेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीटली था ये। अब इसमें भी बना निगेटिव होता है तो बस वही नॉट लग जाता है, लेट मी नॉट करके आ जाएगा। देखिए कैसे, कि लेट यू नॉट ओपन द डोर, कि लेट यू नॉट ओपन द डोर, ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें अगर नॉट आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, आई मीन लेट वाले इंपरेटिव सेंटेंस का क्या निगेटिव कहलाता है, बस नॉट आ जाने से। तो ध्यान रखिएगा ये अफर्मेशन में आ जाएगा और ये हमारा किस में आ जाएगा, निगेशन में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा चौथा, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है हमारा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मीन्स क्या होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। ये विस्मयादिबोधक सेंटेंस जो होता है, इसको हिंदी में अगर कहते ही हैं तो उसको कहने से पता चल जाता है कि विस्मय करने का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। कोई भी चीज हमारी कैसी हो, सडन हो, अचानक अगर कुछ भी अगर हमारे साथ हैपनिंग हो जाता है, कोई भी ऑक्योर हो जाता है, तो पूरी तरह से जो सेंटेंस, जो भी बात या जो भी घटनाएं घटती है किसमें होती है, वो विस्मयादिबोधक वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग में आती हैं। तो चौथा है हमारा कौन सा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक या फिर विस्मयादि सूचक, एनीवे जो भी आपको इजी लगे वो आप बोल सकते हैं। तो इस सेंटेंस की डेफिनेशन होती है,
ऐसे वाक्य जिसमें अत्यधिक दुख, प्रसन्नता, शाबाशी, आश्चर्य, घृणा आदि भावनाओं को प्रकट करते हैं। है कि ऐसे वाक्य जिसमें अत्यधिक दुख को प्रकट किया जाता है या फिर अत्यधिक प्रसन्नता आई मीन खुशी, हर्ष जिसे कहा जाता है, शाबाशी को प्रकट किया जाता है। कोई भी काम अगर अच्छा किया जाता है तो उसके लिए जो भी वर्ड्स कहे जाते हैं हमारे, उसके लिए शाबाशी के लिए होता है। आश्चर्य, कोई भी चीज अगर देखते हैं हम तो जो चीज बहुत ही आश्चर्यजनक या वंडरफुल होती है उसको देखने के बाद जो हमारे मुख से जो शब्द निकल जाते हैं वो हमारा क्या होता है, आश्चर्य की कैटेगरी में आएगा। घृणा, कोई भी गंदी चीजों को देखते हैं जिससे हमें नफरत सी फीलिंग होती है, वो टोटल किस में आएगा, हमारा हेट में, आई मीन कंटेम्पटमेंट्स, घृणा वाले कैटेगरी में आएंगे। तो इन सभी भावनाओं को क्या करते हैं, ये प्रकट करते हैं। और ये हमेशा क्या होते हैं, अचानक बातों को प्रकट करते हैं। बातों को प्रकट करने का मतलब हमारा ये है कि जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं, कि हम जैसे भी सिचुएशंस को देखते हैं, उन सिचुएशंस को देखने के बाद हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स आती है, उस फीलिंग के अकॉर्डिंग में जो भी हमारे अंदर की जो वर्ड्स निकलते हैं या फिर जो भी सेंटेंस निकलता है, उसी को कहने का मेरा ये पूरा का पूरा सेंटेंस का मतलब है कि अचानक जो भी बातें हमारे हृदय से या फिर हमारे मन से जो निकल आती हैं वो किस कैटेगरी में आता है, हमारा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कैटेगरी में आता है। इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ होता है। देखिए कि इन वाक्यों के अंत में हमेशा क्या होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। अधिकांशतः जो विस्मयादिबोधक आई मीन एक्सक्लेमेटरी जो चिन्ह लगा होता है वो लास्ट में भी लगा होता है, लेकिन कभी कभी जो सेंटेंस हमारे व्हाट से भी स्टार्ट होते हैं वो कहां पर लगते हैं, वो बीच में लग जाते हैं। तो बीच में लगने से व्हाट के अलावा जो अत्यधिक आलास आएगा हमारा, हुर्राह आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो इन सब के वाव के बाद में, इन सब के बाद में हमेशा जो भी आएगा हमारा क्या आएगा, वो उनके बाद पूरी तरह से हमारा ये इसमें आदिबोधक चिन्ह आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चिन्ह मार्क्स लगा हुआ जो साइन में बता रहा हूं, इस सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है। यदि आपको ये सेंटेंस पहचान में नहीं आता है तो अगर आप ये साइन को देखते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा सेंटेंस हमारा कौन सा है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए इसको, इस सेंटेंस को शो करने के लिए कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जिसमें ये वर्ड्स लगे हुए होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि इन सेंटेंस में जो भी बातें कही जा रही हो किस टाइप की बातें या किस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। तो जो शब्द हैं कौन कौन से हमारे, अलास, अलास अगर कहीं पर भी लिखा होगा तो क्या शो करेगा, वो अत्यधिक दुख को आई मीन कष्ट को। उसके बाद में दूसरा है हमारा हुर्रा, ये किसको प्रकट करेगा, अत्यधिक
खुशी या फिर प्रसन्नता को। तीसरा है हमारा ओ, ये भी जो शो करेगा किसको हमेशा, ओ भी और आ भी, ये दोनों हमेशा दुख को प्रकट करेंगे, दुख को। चौथा है हमारा फी, ये घृणा को प्रकट करेंगे हमारे। व्हाट या हाउ, आश्चर्य को प्रकट करेंगे। ढेर सारे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं, तो ऐसी ये नहीं कि सिर्फ इतने ही होते हैं, ढेर सारे होते हैं। तो आपको जब मैं और पढ़ाऊंगा आपको तो मैं और बताऊंगा, तो इतना आपके लिए बहुत ज्यादा एनफ है, क्योंकि अधिकांशतः जो सेंटेंस हमारे स्टार्ट होते हैं वे इन्हीं वर्डों से हमेशा स्टार्ट हुए रहते हैं। तो ये जनरली आपको मिलेंगे बुक में। तो बुक में मिलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है बस इन्हीं वर्डों के साथ में हमें अपने माइंड में सेटअप करना है, और भी हमारे वर्ड्स होते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नरेशन, तो नरेशन में आपको ढेर सारे मैं वर्ड्स को बताऊंगा। अब इसकी एग्जांपल्स की अगर बात की जाए, कैसे होते हैं एग्जांपल, alas, your father died in an accident। कहा है कि योर अलास बहुत ही दुख के साथ में कहा गया है कि योर फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। ये जो अलास लगा हुआ है यहाँ पे मैं आपको लिखा हुआ मैंने कि ये क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, बहुत ही दुख के साथ में कहा जा रहा है कि अलास बहुत ही दुख है कि योर फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट एस्टरडे, कि आपके पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में कल हो गई। तो इससे ये शो करता है कि जो पूरा का पूरा सेंटेंस है कैसा दे रहा है, सेंस दे रहा है, वो दुख का दे रहा है। दूसरा हमारा हुर्रा, आई गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हुर्रा बहुत ही ज्यादा हर्ष या खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि आई गॉट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, कि मैंने परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक को प्राप्त किया। तो ये जो सेंटेंस दोनों मैंने लिखे हैं वो एग्जाम्पल किसके हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हैं। तो हुर्रा लगा हुआ है तो वो अत्यधिक प्रसन्नता को प्रकट करता है। इसके अलावा ढेर सारे होते हैं, जैसे कह दिया गया हुर्रा माय ब्रदर गॉट अप अ न्यू गवर्नमेंट जॉब। तो ये पूरी तरह से जो सेंटेंस मैंने बोला या फिर जो मैंने लिखा हुआ पूरी इंडिकेट किसको करता है, वो हमेशा प्रसन्नता को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसका है और मैं आपको बताता हूं। देखिए, फी फी दिस रिवर इज वेरी डर्टी, बहुत ही नफरत या घृणा के साथ में कहा जा रहा है कि यह जो नदी है क्या है, बहुत ही ज्यादा गंदी है। तो जब यहाँ पे घृणा की भावनाएं आ रही हैं
तो यहाँ में फी लगा हुआ है, तो इससे क्या पता चलता है, घृणा वाली यहाँ पे भावनाएं बताई जा रही हैं। फिर दूसरा है हमारा व्हाट अ गुड गुड डॉल इट इज। कहते हैं कि व्हाट अ गुड डॉल इट इज, व्हाट अ गुड डॉल इट इज। यहाँ पे जो मैंने व्हाट लिखा है, इससे आप ये मत सोचिएगा कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का आ गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था कि व्हाट और हाउ ये दोनों जो वर्ड्स होते हैं हमारा किसके कैसे होते हैं, वो इंट्रोगेटिव के होते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करते हैं ये वर्ड्स, ये वर्ड जब हमारे सेंटेंस के आई मीन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लग जाते हैं, तो वहां पर इसका जो अर्थ होता है व्हाट का और हाउ का, वो क्या होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, दोनों का होता है। तो यहाँ पे जो व्हाट का अर्थ मैंने लिखा है वो किसके लिए है, अत्यधिक। व्हाट अ गुड डॉल इट इज, कितनी अच्छी गुड़िया है। यहाँ पे कितनी कहने का मतलब अत्यधिक अच्छी गुड़िया है। तो अत्यधिक सेंस होने का मतलब है कि टू मच से सेंस देता है हमेशा ये। लेकिन अगर वही इंट्रोगेटिव में होता है तो व्हाट मीन्स क्या हो, इसकी जो मीनिंग होती है क्या होती है, और हाउ का क्या होता है, कैसे होता है। ये दोनों जो मीनिंग होंगे किस में होंगे, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होंगे। तो यहाँ पे इसका हमसे कोई भी लेना देना नहीं, इसको आप बाइकाट कर दीजिए। सिर्फ इसका जो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या इसका अर्थ होगा, अत्यधिक होगा। सेंस हमारा बस वही होना चाहिए, क्योंकि हर आप जितने भी पढ़ते जाएंगे आगे, तो वहां पे इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स आपके लिखे गए हैं वो एडवर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, वो आपके प्रोनाउंस भी होते हैं। तो हर चीजों में आपके इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन हर जगह पे उनका जो अर्थ होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए सिर्फ हम ये नहीं कह सकते ये इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसका सेंस हमेशा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही होगा। तो आप लोग ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस भी समझ गए होंगे। अब आपका सबसे लास्ट में बचा हुआ है कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा है, आई मीन लास्ट आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वो हमेशा सिर्फ अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग में किया जाता है, यानी कि जब हमारी इच्छा कहेगी तभी कर सकते हैं। इसमें जो भी कार्य होगा वो किसी से भी बहुत ज्यादा फोर्सफुल्ली आई मीन किसी को मजबूर करके या किसी को दबाव में ला करके नहीं किया जा सकता है। तो ये इस टाइप की इस सेंटेंस में हमारे क्या होते हैं, आते हैं। जैसे कह दिया गया कि ऐसे वाक्य जो कि आशीर्वाद शुभकामना इच्छा श्राप बधाई आदि बातों को प्रकट करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन में सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसे वाक्य जिसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वो हमारी इच्छाओं के अनुकूल किए जाते हैं, जैसे कि क्या, आशीर्वाद देना हो गया, शुभकामना देना हो गया, इच्छा अपनी व्यक्त करना, श्राप देना, बधाई देना, और एक और होता है इसमें आपका कौन सा, प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। ये जितने भी मैंने आपके
वर्ड्स लिखे हैं पूरी तरह से ये इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। इन्हीं सभी बातों को इसमें शो किया जाता है। नेक्स्ट इसका पहचाने का तरीका कौन सा? अधिकांश वाक्य में से प्रारंभ होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि में लगा है तभी वो हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो में लगा भी हो सकता है और हमारा में नहीं भी लगा हो सकता है। तीसरा क्या है? इस वाक्य में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। ये इतने इस सेंटेंस की पहचान करने के रूल्स होते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा। अधिकांशतः सेंटेंस इसके में से स्टार्ट होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि में भी लगा हो, लगा भी रह सकता है और नहीं भी लगा रह सकता है। और इन वाक्यों में आशीर्वाद दिया जाता है, शुभकामना, इच्छा प्रकट करना, श्राप देना, बधाई देना, प्रार्थना करना आदि बातों को इसमें प्रकट किया जाता है। अब एग्जाम्पल की बात आती है कि कैसे रहेंगे ये। मे यू लिव लॉन्ग, कह दिया गया कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। अब इसमें से ये आशीर्वाद है कि शुभकामना है, इच्छा है, या फिर श्राप है, या बधाई है, प्रार्थना है, कि इसमें से क्या कहा गया है कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। इसमें क्या कहा गया है? आशीर्वाद, यानी कि ब्लेस। इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। नेक्स्ट है मे गॉड ग्रेस यू, मे गॉड ग्रेस यू, कि भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसमें क्या कहा गया है? इसमें भगवान, जब कहीं पर भी किसी सेंटेंस में गॉड लिखा हो तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इस सेंटेंस में हमेशा क्या कहा गया है? प्रेयर किया गया है, प्रार्थना। प्रे किया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना और विनती में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो विनती होती है वो इंपरेटिव सेंटेंस के में आता है, और जो प्रार्थना होता है वो किस में आता है? वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। जो विनती होती है वो आदमियों के द्वारा की जाती है, आदमी आदमी से ही करता है, लेकिन जो प्रार्थना होती है वो व्यक्ति क्या करता है? ईश्वर से करता है। इसलिए इसको किसके कैटेगरी में रखा गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखा है, इंक्लूड किया गया है। दूसरा कह दिया गया में योर में ruined your लाइफ, कि मैं ruin your life, तुम्हारा जीवन नर्क हो जाए, या फिर तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए। या फिर कहते हैं गो टू हेल, ये भी क्या होता है? गो टू हेल। देखो इसमें मे वाले जो मैंने लिखा है कि मे ruin योर लाइफ, इस सेंटेंस में जितना भी मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि तीनों में मे का यूज मैंने किया है। लेकिन जो लास्ट में मैंने लिखा है गो टू हेल, इसमें मैंने क्या नहीं यूज किया है? मे वर्ड का मैंने यूज नहीं किया है। तो ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए, अगर मे लगा हो या नहीं लगा हो, उसके बावजूद भी सेंटेंस हमारा किस कैटेगरी में आता है? वो टोटल ऑपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। लेकिन इसमें सेंस कौन सा दे रहा है कि गो टू हेल, क्या दे रहा है? श्राप दे रहा है। तो मे यूर सॉरी मे ruin योर लाइफ में, और उसके बाद में गो टू हेल, इन दोनों सेंटेंस का जो पूरी तरह से सेंस है, कैसा दे रहा है? कर्ष, आई मीन श्राप का, श्राप दे रहा है। दूसरा कह दिया गया मे
पास इन द मे आई पास इन द कंपटीशन, मे आई पास इन द कंपटीशन, कि मैं प्रतियोगिता में पास हो जाऊं। इसमें जो कौन सी भावनाओं को इंडिकेट किया जा रहा है? इच्छाओं को, विश कहा जा रहा है। ये विश वाली भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है इसमें। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं टोटल किस में आते हैं? वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ अपनी इन्हीं मेन इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्डों को आपको ध्यान में रखना है। जितने भी मैंने लिखे हैं एक्सक्लेमेटरी में भी और उसके बाद में इंपरेटिव में भी, सब में जो भी मैंने लिखा है वो टोटल आपका डिपेंड करेगा किस पे? इन सभी जो इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिखे हैं। तो आज का ये जो पूरा का पूरा मैंने चैप्टर है काइंड ऑफ सेंटेंस, मैंने आपके लिए पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो मैं आपकी वीडियो पढ़ाऊंगा, ये तो अभी तक क्या थी? बोथ थी, आई मीन हाई स्कूल और इंटर लेवल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब मैं नेक्स्ट क्लास जो पढ़ाऊंगा पूरी तरह से क्या होगा? वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा। अभी तक क्या था? काइंड ऑफ सेंटेंस, लेकिन अब क्या होगा? पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसके लिए? वो हाई स्कूल के लिए, क्योंकि हाई स्कूल से इस पॉइंट से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस में सबसे पहले अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, रीअरेंज करना, इंटर के लिए वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपकी हमारी जो क्लास होगी कौन सी होगी? पार्ट ऑफ सेंटेंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।